नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। बांग्लादेश में पिछले साल से लगातार जो कुछ जारी था उसे लेकर कई लोग भारत सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे थे। जो बड़े सवाल थे उसमें सबसे अहम यह था कि आखिर पड़ोस में इतना सब कुछ हो रहा बावजूद भारत सरकार चुप क्यों है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही। बांग्लादेश में जिस तरह अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, लोगों को उम्मीद थी कि सरकार सीधे तौर पर सैन्य हस्तक्षेप करेगी, जो नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने सीधे हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, आज के एपिसोड में इसी बात पर चर्चा होगी। आने वाले दिनों में बांग्लादेश में क्या कुछ होने जा रहा, अब तस्वीर पूरी तरह साफ है। मोहम्मद यूनुस की असली ताकत क्या थी, जिसका अंदाजा भारत लगा चुका है, इस पे भी आज बात करेंगे और समझेंगे कि क्या चीजें भारत की योजना के हिसाब से ही सही दिशा में जा रही हैं, कहीं बेपटरी तो नहीं। अब कैसे कोई और नहीं, खुद बांग्लादेश एक पर एक गलतियां करते हुए उस अंजाम तक पहुंचता दिख रहा, असल में जो भारत चाहता है। कुल मिला के दोस्तों, वीडियो दिलचस्प है, अंत तक बने रहें और अपनी राय भी जरूर दें। दोस्तों, नए वक्त कानून के बहाने मुर्शिदाबाद में जो नंगा नाच किया गया उसे दुनिया में देखा जा रहा हो या नहीं, मगर पूरा देश इस वक्त देख ही रहा। हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदुओं को अपना घर बार छोड़ के कैंपों में रातें बितानी पड़ी। अब तक 3 लोगों की जान गई है और ना जाने कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं। हजारों घरों, दुकानों और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। सोची समझी रणनीति और तैयारी के तहत यह सब कुछ हुआ। डर लोगों में इतना ज्यादा है कि वे वापस अपने घरों में लौटने को तैयार नहीं, कैंपों में रात बिता रहे। सवाल किया जा रहा कि कहां तक और कितना भागेंगे बंगाल के लोग। पश्चिम बंगाल को वक्फ कानून का सहारा लेकर जलाया गया। टीएमसी समेत कुख्यात सेकुलर राजनीति करने वाले दलों ने नए वक्फ कानून के बहाने फैलाई गई अराजकता को क्रिया की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया। आपने सुना होगा, आपको याद ही होगा, पिछले साल जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया था, तब भी भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारत में इसी तरह के क्रांति की भविष्यवाणी की थी। सलमान खुर्शीद की भतीजी ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपने लोगों से वोट जिहाद की अपीलें सार्वजनिक मंच से की थी, घर से नहीं, किसी मजहबी मजलिस में नहीं। दर्जनों नेताओं के अनगिनत बयान हैं दोस्तों। बंगाल लगातार निशाने पर है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा का तांडव पूरे देश ने देखा था और तब भी हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। खैर, अब विषय पर आते हैं। जिन लोगों को लग रहा था कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भारत ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, भारत जवाब क्यों नहीं दे रहा, उन्हें चीजों को खुली आंखों से इस वक्त देख लेना चाहिए। क्योंकि तब बांग्लादेश में जो कुछ किया गया था उसके खिलाफ भारत के अंदर से प्रतिक्रिया की उम्मीद थी और देश के पूर्वी मोर्चे, झारखंड, बिहार, बंगाल, असम और भारत के तमाम सीमावर्ती राज्यों को अराजकता की आग में झोंक कर योजनाएं देश को शिकस्त देने की थी। उस वक्त अगर भारत ने प्रतिक्रिया दी होती तो दर्जन भर से ज्यादा सीमावर्ती जिलों में शर्तिया वही अराजकता देखने को मिलती जो इस वक्त पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दिख रही होगी आपको। तैयारियां बहुत खतरनाक थी और यह सब खामखा नहीं था दोस्तों। यूनुस की अंतरिम सरकार के सलाहकार महफूज आलम की फेसबुक पोस्ट तो आपको याद ही होगी। महफूज आलम ने पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश की 53वीं वर्षगांठ के मौके पर एक नक्शा जारी किया था बांग्लादेश का। इसमें पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। बांग्लादेश के दूसरे कई कट्टरपंथी नेताओं ने भी भारत के सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए उसे बांग्लादेश का ही हिस्सा बताया था।
और इसी कड़ी में अभी हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का केयर टेकर है, उसने भी चिकन नेक की अपनी योजना का नैरेटिव मजबूत किया, जिसमें मोहम्मद यूनुस ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को लैंडलॉक बताया था। शेख हसीना के पीछे जो खिचड़ी पक रही थी, भारत को उसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त चीजें अचानक से हुई, अचानक से शेख हसीना को अपदस्थ किया गया। उस वक्त भारत का हमला करना शायद भारत विरोधी योजनाओं को कामयाब बना जाता, जो इस वक्त साफ साफ दिख रहा। बावजूद कि बांग्लादेश की सामरिक क्षमता भारत के सामने कुछ देर तक ही टिके रहने की है, लेकिन कल्पना करिए कि भारत के अंदर मुर्शिदाबाद जैसी दर्जनों स्थितियां सीमा पर बन जाती तो क्या होता। झारखंड से लेकर बंगाल और उत्तर पूर्व तक ना जाने कितने मोर्चे देश की सीमा के अंदर उस वक्त बनते, और उसकी आशंका अभी भी है। देश के बाकी हिस्सों में लेफ्ट धड़ा युद्ध विरोधी कैंपेन चलाता, तब देश की राजधानियों में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते, प्रदर्शन होते। बाइडेन प्रशासन और पश्चिमी धड़ा इसे भारत की तरफ से मुस्लिम उत्पीड़न करार देता और पूरी दुनिया में इसे मुद्दा बनाकर रेफरेंडम जैसी मांग भी की जाती। तैयारी तो यही दिखती है। सोचिए उसे उस वक्त कैसे हैंडल किया जाता, और इसका सीधा असर सीमा की मोर्चेबंदी पे भी पड़ती। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर भारत किसी सैन्य हस्तक्षेप का उस वक्त भारत ने अगर मन बनाया होता तो ये सारी चीजें हो सकती थी। भारत ने शायद इसी वजह से तब हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझा। ऐसी स्थिति की उस वक्त तैयारी नहीं थी, अंदाजा भी नहीं था। यूनुस की सबसे बड़ी ताकत का आकलन देश नहीं कर पाया था, लेकिन वह हो चुका है। कहां चीजें खराब हो सकती हैं, इसका पता चल गया है। देश अब मुर्शिदाबाद जैसे अवरोधकों से भी निपटने को तैयार है। सभी माहौल इस वक्त देश के पक्ष में है। भारत की योजना क्या है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक पड़ा है, दोस्तों उसे देख सकते हैं। चावल की खेप भेजकर चीजों को संभालने की बजाय भारत अब एक्शन मोड में नजर आ रहा, वह दिख भी रहा। अच्छी बात यह है कि भारत के मकसद की दिशा में पहल बांग्लादेश के तरफ से ही की जा रही। चूंकि भारत की योजनाएं यूनुस भी अब जान चुका है, तो काउंटर करने की दिशा में गलतियां पे गलतियां करते जा रहा। चीनी दौरे में तीस्ता को लेकर यूनुस ने समझौता किया। तीस्ता पर समझौते का मतलब है चिकन नेक पर चीन का बैठना। तीस्ता पर विवाद होने के बावजूद बांग्लादेश ने मनमाने तौर पर समझौता कर भारत की संप्रभुता पर सीधे हमला किया। बार बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगने के बावजूद यूनुस से बात करने में भारत ने कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद चीन के साथ यूनुस आपको बैठा नजर आया होगा। भारत तो यही चाहता है। बिमस्टेक में थाईलैंड में जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनुस के बीच, वहां भी प्रधानमंत्री ने सीधे बांग्लादेश के आंतरिक हालात, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सीमा पार घुसपैठ का मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी भारत ने खत्म कर दी, जिसके जवाब में यूनुस की अंतरिम सरकार ने जमीन के रास्ते भारत से आयात किए जाने वाले धागों को प्रतिबंधित कर दिया। यह बिल्कुल कल की ही बात है। बांग्लादेश ने तर्क दिया कि भारत के धागे बेहतर गुणवत्ता के नहीं हैं। अरे भैया, भारत तो यही चाहता है, तुम हमारे साथ हर तरह के संबंध खत्म करो। वक्फ कानून पर मुर्शिदाबाद से ढाका तक की गतिविधियां दोस्तों एक जैसी। भारत में वक्फ पर नया कानून बनाने के बाद कट्टरपंथियों की तरफ से ढाका और बांग्लादेश में प्रदर्शन किए गए। तब भारत में वक्फ को लेकर प्रदर्शन नहीं हो रहा था जिस वक्त ढाका में किया गया था। बांग्लादेश में वक्फ पर कट्टरपंथी ताकतें ऐसे प्रदर्शन कर रही थी मानो भारत की संसद ने ढाका के लिए कानून बनाया हो। यह प्रदर्शन असल में भारत को सीमा पर आगे बढ़ने से रोकने की योजना के तहत थे, उलझाने के लिए थे। भारत के ब्रदरहुड को, जो भारत में उनका ब्रदरहुड है, उसको उकसाया जा रहा था। भारत में माहौल बनाने के लिए वहां प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की सारी कलई अब खुल चुकी है। यूनुस की असली ताकत का जो गुब्बारा था वह भी फूट चुका है।
दोस्तों, खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि मुर्शिदाबाद में वक्त के बहाने जो कुछ हुआ उसके पीछे बांग्लादेश का आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और एसडीपीआई का हाथ था। उसके पीछे वक्त पर यूनुस और बांग्लादेशी एजेंडा को लेकर के रिपोर्ट आने से पहले, हफ्ता भर पहले करीब यहीं बियॉन्ड बॉर्डर्स के एक एपिसोड में इन चीजों पर बात हुई थी। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी है, मगर यूनुस और उसकी कट्टरपंथी धड़ों की इसी गलती ने अब वहां और दूसरे तमाम सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ को मोर्चे पर लगा दिया। सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात हो चुकी हैं वहां। अब वहां मामला पुलिस भर का नहीं है, यह ममता का मामला नहीं है। भारत विरोधी ताकतों को अब ममता की सरकार से संरक्षण नहीं मिलने वाला। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से बीएसएफ को कानूनी अधिकार देना सरकार का सबसे निर्णायक फैसला आने वाले कुछ महीनों में साबित होने जा रहा। मामला वक्फ का था भी नहीं। यूपी में वक्फ की ज्यादा जमीनें हैं, लेकिन वहां सीने पे पत्थर रख के लोग शांत बैठे हैं। देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही यार, सिर्फ बंगाल और झारखंड में जोश ज्यादा आई है। मुर्शिदाबाद बहाना था, वहां जो होना था वह हो गया, लेकिन यूनुस को इतना जान लेना चाहिए कि भारत अब इस पॉइंट से पीछे नहीं हटने वाला। दुबले पतले चिकन नेक की सेहत भी दुरुस्त होगी और चटगांव को उत्पीड़न दास्ता से मुक्ति भी मिलेगी, क्योंकि अब सवाल भारत की संप्रभुता का है। भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाने के प्रयास हुए हैं। भारत के अंदर, भारत से बाहर योजनाएं बनाई गई तो इस अपराध की बराबर सजा मिलेगी जो भी इसमें शामिल होगा। कोई सरकार यहां पीछे भी नहीं हट सकती, क्योंकि यह अब जनभावना का मुद्दा बन चुका है। दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराने की कगार पे खड़ा हो चुका है। 1971 में भी मार्च के महीने से ही मुक्ति संघर्ष शुरू हुआ था और निर्णायक नतीजा दिसंबर में भारत की सेना के तरफ से निकल करके आया था, लेकिन शायद इस बार चीजें दिसंबर से पहले ही हो जाना सुनिश्चित है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।